हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी फिफ्थ चैप्टर जो है क्लास 10th केमिस्ट्री का। उसमें हम डोबेरिनियर क्लासिफिकेशन देख चुके थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन वो भी कर लिया था। अब बारी आती है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो देखिए, यहाँ जो मैं मेंडलीव की डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल उसने जो बताई थी, डायरेक्ट वो नहीं बताने वाला आपको, मतलब बताऊंगा, थोड़ा पहले ये समझा दूं कि चीजें कैसे प्रोसीड की, उसने किया क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। मतलब साफ सा ये है कि आपको खाने का टेस्ट तभी आएगा जब आप खाने को अच्छे से बना लें। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एकदम से नहीं समझ में आती कि उसने क्लासिफिकेशन किस तरह से दिया, किस तरह से उसने ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बनाए उनके हिसाब से रख दिया, किस तरह से उसने हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनाए उसके हिसाब से रख दिया। तो थोड़ा सा पहले उसका हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद उसकी टेबल को, उसके एडवांटेजेस, उसके लिमिटेशंस, ये सब हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने हर लेक्चर में तब भी क्लासिफिकेशन कराया, तीन चीजों पे कोर फोकस दिलाया कि किसी भी साइंटिस्ट ने जब क्लासिफिकेशन किया तो उसमें तीन चीजें मैंने आपको हर जगह बताई थी। तो आज वही तीन चीजें हम यहां पर भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। जो मेंडलीव था, ठीक है, जैसा कि और साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन में किया, आप मेरे लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो बेसिस देखना होता है कि भाई उसने बेसिस क्या बनाया था या बेसिस क्या माना जब उसने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। ओके, उसके बाद उसने क्लासिफाई कर दिया, चलिए टेबल बना दी, जो भी बनाया, जितना भी क्लासिफाई कर पाया। तो उसके एडवांटेज क्या थे, बहुत जरूरी होता है देखना, वरना आप उसका एडवांटेज ही ना बता पाए वो अपना कि भाई इसका ये एडवांटेज है, मैंने क्लासिफाई किया, फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट ही क्यों करेंगे लोग। उसके बाद आती है लिमिटेशंस कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन किया पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, यहाँ कर लिमिट कर गया, इसमें ये खामियां है, ये ड्रॉबैक्स है, तभी तो कोई अगला साइंटिस्ट आया। वरना तो अगर एक ही परफेक्ट तरीके से क्लासिफाई कर देता, जरूरत ही नहीं पड़ती कि पहले डोबेरिनियर पढ़ा, उसके बाद न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीव, नो नीड होती ही नहीं। तो इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, ये लिमिटेशंस थी, ठीक है, तो वो देखना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक, तो ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, स्टार्ट तो हम करते हैं बेसिस से ही, ठीक है ना। जिस भी चीज को उसने बेसिस माना, फिर उस बेसिस को मानते हुए उसने क्या लॉ वहां पर दिया, ये सब देखते हैं। तो बेसिस क्या था इसका? एटॉमिक मास। क्या था? एटॉमिक मास एंड सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मतलब सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, अभी तक आपने डोबेरिनियर देखा, न्यूलैंड देखा, उसमें मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक मास, और वहीं से उनका लॉ बता दिया था, जैसे भी उनका लॉ था वो बता दिया था एक्चुअल, ठीक है। अभी मैंने यहां पर एटॉमिक मास के साथ साथ सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखा, तो डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। एटॉमिक मास तो बेसिस उसने बनाया ही तब था जब वो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को देख चुका था, और कैसे बनाया था, क्यों आकर के बैठा था, इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए, सब समझ आएगा। ओके, तो इसको बेसिस बनाने के बाद उसने दिया था लॉ, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल के लिए। जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाई उसके लिए लॉ दिया था। तो लॉ क्या था, बेसिस, एटॉमिक मास और सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे आया, ये सब देखने के लिए चलिए अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से समझना है। तो इसे मैं रब कर देता हूं। ओके, एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स तो तभी देखेंगे जब बेसिस समझ में आ जाए कि भाई ये बेसिस लिया तो इसने लिया ही क्यों, फिर लॉ क्या था, फिर उसकी टेबल देखेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स। ओके, चलिए नोट करते हैं। ओके, कर दूं रफ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो मेंडलीव है इसने क्लासिफिकेशन कब किया था, ठीक है, 1869 59 कुछ ऐसे ही किया था, ठीक है ना। 69 59 में, ये हमारे लिए वैसे मैटर भी नहीं करता है, ठीक है ना। और एलिमेंट्स कितने नोन थे उस टाइम पर? 63 एलिमेंट्स नोन थे, ये थोड़ा सा मैटर करता है, यानी 63 एलिमेंट्स उस टाइम पर थे, डिस्कवर हो चुके थे जिस टाइम पे क्लासिफिकेशन आया मेंडलीव का। ओके, कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके, अब 63 एलिमेंट्स थे और इसने जो बेसिस बनाया वो क्या बनाया? एटॉमिक मास एंड सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, हर एक को एक एक कार्ड पे रखा। 63 तो 63 को ही समझ लीजिए कि कार्ड बनाए, उनके अलग अलग एलिमेंट्स थे, ठीक है ना। उनकी क्या देखी इसने? प्रॉपर्टीज। किसकी स्टडी करी? प्रॉपर्टीज की।
प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया, प्रॉपर्टीज की स्टडी करी। और प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है आप जानते हो कि भाई, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो 63 एलिमेंट्स है, 63 के 63 एलिमेंट्स की इसने प्रॉपर्टीज की स्टडी करी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो उन्हें हम फिजिकली देखकर बता सकते हैं, ठीक है, जैसे कि उनका कलर, ओके, उनका डेंसिटी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उनकी इलेक्ट्रिकल या फिर थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है हमारा। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे देखी उसने, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए होती है केमिकल रिएक्शंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट की अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी है तो उसकी केमिकल रिएक्शन कराइए, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग उसे ऑब्जर्व करें तो उसकी आपको समझ में आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या उसने कैसे क्या, चलिए आगे देखते हैं। ये रब कर देता हूं मैं, यानी प्रॉपर्टीज को किस तरह से उसने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद ही टेबल बनाई थी अपनी। तो मैं बता देता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज से ही मेनली बताता हूं मैं। देखिए उसने जो एलिमेंट्स लिए 63, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेक की, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से चेक की, यानी एलिमेंट्स लिए और उन्हें रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एंड हाइड्रोजन के साथ। देखिए उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ही एलिमेंट्स को क्यों रिएक्ट कराया, भाई 63 एलिमेंट्स है, मैंने 60 के 63 एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया। तो हुआ क्या कि 63 में से मोस्टली एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पा रहे थे, सिमिलरली मोस्टली एलिमेंट्स ने, यानी ज्यादातर एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर पा रहे थे। और एलिमेंट के साथ में इसने रिएक्ट कराना चाहा तो सारे के सारे रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, सारे के सारे रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अब इसने सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए जिससे, यानी जिसके बेसिस पर मैं सभी की प्रॉपर्टीज देख लूं, सभी की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर लूं। अरे भाई एक बात बताओ, कुछ एलिमेंट आपके क्लोरीन से रिएक्ट कर गए, कुछ ब्रोमीन से रिएक्ट कर गए, कुछ आपके हाइड्रोजन से रिएक्ट कर गए, कुछ ऑक्सीजन से। अगर ऐसा कुछ कुछ को देखना था तो फिर सबकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी तो नहीं मिलती ना। यानी जो 63 है मोस्टली आप ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करा दो तो फिर ऑक्सीजन का कुछ ऑक्साइड्स निकलेंगे, उनके फॉर्मूले निकलेंगे, वहां से पता लगेगा कि यार इन ऑक्साइड्स में कुछ सिमिलरिटीज आ रही है या नहीं आ रही है। मानकर चलिए 63 एलिमेंट्स है, ठीक है, 63 में से 60 एलिमेंट्स ऐसे निकले जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए। तो अब मैं इन 60 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कर सकता हूं, क्योंकि मुझे 60 एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स मिल जाएंगी। भाई ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एलिमेंट क्या बनाते हैं, ऑक्साइड ही तो फॉर्म होती है। तो इन 60 की क्या बन गई, ऑक्साइड्स बन गई। अब मैं इन ऑक्साइड्स के फॉर्मूले देख करके, इनमें फॉर्मूले देख करके कंपेयर करूंगा सबको आपस में, तो मुझे पता लगेगा कि कुछ एलिमेंट सिमिलर है, कुछ डिसिमिलर है, यानी एक दूसरे से अलग है, कुछ सिमिलर है, तो उन्हें मैं कंपेयर कर सकूंगा ना तब। अब अगर मानकर चलो मैं क्लोरीन से रिएक्ट करा दूं 63 एलिमेंट्स को, कहां गए भैया, ये रहे, और इनमें से 63 नहीं कर पा रहे, 30 कर पा रहे, तो मैं एक ऐसे 30 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को ही कंपेयर कर सकूंगा कि वो सिमिलर है या डिसिमिलर है। यहाँ पे 60 का ऑप्शन मिल रहा है भाई, यहाँ पे मोस्टली एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन को उसने सेलेक्ट किया, सिमिलरली हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया, क्योंकि मोस्टली एलिमेंट्स इनसे रिएक्ट कर पा रहे थे। ओके, इतना समझ आया, तो मैं ये रब कर देता हूं। अब देखिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एलिमेंट्स क्या फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स। क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स, जिसमें ऑक्सीजन का नेचर या ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O-2। ये ध्यान रखिए, अभी जब इसके जो फॉर्मूले बनाए ना इसने, R2O, RO2, R2O3, वो जो पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं इसकी मेंडलीव वाली, वो समझ नहीं आता, वो सब समझ आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बनाते हैं एलिमेंट्स रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन से, ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, एनायन फॉर्म में। क्या होगा, O2-, यानी एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज, ध्यान रखना इसे। सिमिलरली हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे,
हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, एनायन की फॉर्म में होगा, H नेगेटिव किस फॉर्म में होगा, H नेगेटिव, है ना, हाइड्राइड आयन इसे हम बोलते हैं, जिसे ऑक्साइड आयन हम बोलते हैं। तो समझ आ रही है ना बात, एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे तब ये होगा। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए कैसे होगा, इसे ही रख लेता हूं फिर लेने जाना पड़ेगा। देखिए होगा कैसे, आप एलिमेंट्स तो जानते ही है, पीरियोडिक टेबल में देख ही लिए होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स है, आप रूबरू हो चुके होंगे, 9th में भी कई सारे देखते हैं, 20-25 पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो चलते फिरते उन्हीं को मैं बता देता हूं जो आप 9th में भी पढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास एलिमेंट 63 थे, ठीक है। अब आप 60 के 63 एलिमेंट्स की क्या करने जा रहे हो, प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके बेसिस पर, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के बाद। तो मैंने 63 में से मोस्टली एलिमेंट्स को रिएक्ट करा के देखा, मतलब मैंने तो नहीं यार, मेंडलीव ने देखा, ठीक है। तो फॉर्मूले या ऑक्साइड का नेचर उसने फिर पढ़ा कैसे होता है। देखिए लिथियम आप जानते होंगे यार, इतना तो सभी के सब, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतने एलिमेंट्स, ये तो 4-5 तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो भैया मैं करा रहा हूं लिथियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, यानी लिथियम की ऑक्सीजन के साथ में मैंने रिएक्शन करा दी, तो क्या बना, लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली मैंने सोडियम की कराई ऑक्सीजन के साथ में, मतलब मेंडलीव ने करा के देखी थी उस टाइम पर, तो क्या बना, Na2O। इसी तरह से उसने मैग्नीशियम की कराई ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम की कराई तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से उसने जो मोस्टली एलिमेंट्स रिएक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन से 63 में से सबको रिएक्ट कराया, मैंने तो यहाँ पे 4-5 ही सबको रिएक्ट कराया, और उनसे आई भैया ऑक्साइड्स, उनसे आई ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो ऑक्साइड आया। यार आ तो ऑक्साइड रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्साइड्स आ गई इनमें से, मतलब उसने तो भाई 63 में से मोस्टली करा के देखी थी, मैं तो 4-5, तो ऑक्साइड्स को देखा, ऑब्जर्व करा, अरे भैया इसका फॉर्मूला कैसे हो रहा है यार, इसका फॉर्मूला कैसे होने लग रहा है, इसका कैसे, इसका कैसे, यानी कुछ ऑक्साइड्स में सिमिलरिटी आ रही थी, जैसे भाई लिथियम की ऑक्साइड सोडियम की ऑक्साइड से मैच हो रही, क्या बात है ना, मैच हो गई। और सोडियम की मैग्नीशियम से क्या हो रही, डिसिमिलर हो रही, कि भाई सोडियम वाली अलग है, मैग्नीशियम वाली अलग है, तो यार ये कहीं ना कहीं लोचा है भाई, ये इससे अलग है तो अलग, लेकिन मैग्नीशियम की कैल्शियम के साथ में सिमिलर होने लगी, तो ये दोनों एक जैसी। तो ये सब उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और फिर ऑक्साइड्स के फॉर्मूले आए कि भैया लिथियम सोडियम से कहीं ना कहीं सिमिलर है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है इनमें, क्योंकि इनकी जो केमिकल बिहेवियर है ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म करने का वो एक ही जैसा है। इसी तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो बिहेवियर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो एक जैसा है, तो इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, हुई नहीं हुई, ठीक। तो इस तरह से ऑक्साइड्स को उसने चेक किया, उसके बाद जो आपको फॉर्मूले देखने के लिए मिलते हैं, मैंने बताया क्या मिलते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्मूले R2O, RO3, है ना, RO2, तो वो इन्हीं ऐसे ही तो बनाए, मानकर चलो जैसे लिथियम वाले हैं ये, कि भाई लिथियम सोडियम इस तरह की ऑक्साइड देने लग रहा, ठीक है ना, इस तरह की ऑक्साइड देने लग रहा, तो उसने क्या किया, जो एलिमेंट है, यानी 63 एलिमेंट्स है, तो भैया 63 का अलग अलग नाम मैं नहीं मतलब नाम से अरेंज करा उसने, लेकिन सहूलियत के लिए क्या किया, एलिमेंट को R से सिंबलाइज कर दिया, जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। अभी बताता हूं कि भैया मैंने R से सिंबलाइज कर दिया, अब जो एलिमेंट इस तरह से फॉर्म हो रहे R2O, देखो ये जनरल फॉर्मूला आ गया ना, इन दोनों के ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला आया या नहीं आया, लिथियम और सोडियम की ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला आया या नहीं आया, R2O, ठीक है। जो भी एलिमेंट इस तरह की ऑक्साइड बनाएंगे, यानी R2O वाली ऑक्साइड्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो पता ही लग गया कि भैया सिमिलर है। कैसे है सिमिलर, भैया इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, जानते ही हम, ठीक है। तो ये भी सिमिलरिटी है, और फिर ये ऑक्साइड एक तरह से कर रहे हैं, ये भी सिमिलरिटी है। तो जितने भी इस तरह के ऑक्साइड बनाएंगे उन्हें एक ही ग्रुप में रख दो, उनकी जो पोजीशन होगी इसकी टेबल में वो एक ही ग्रुप में आ रहे होंगे, वर्टिकल कॉलम में एक ही साथ रखे। फिर इसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला देख लो भैया, इस तरह की जो ऑक्साइड आ रही है, जनरल फॉर्मूला कैसे, मतलब जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये क्या है, एलिमेंट, तो ये जब एलिमेंट है तो इन्हें क्या किया उसने, R से डिनोट कर दिया, है ना, और ऑक्सीजन लग रहा O, तो इस तरह का जो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला जनरल आ रही है ना, ये ऑक्साइड्स जितने भी एलिमेंट इस तरह के ऑक्साइड्स बनेंगे उन्हें एक ग्रुप में रख दो। ये तो मैंने दो तरह की दी,
इस तरह के भी होंगे कहीं पर, जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम बनाता है ना, इस तरह के ऑक्साइड्स और भी बना रहे होंगे, ठीक है ना। कौन बना रहे होंगे? एलिमेंट्स जो एल्यूमिनियम से मैच खाएंगे, सिमिलरिटी दिखाएंगे। तो उसके लिए भी इसने जनरल फॉर्मूला दे दिया। क्या दे दिया जनरल फॉर्मूला? कि भैया R2O3 इस तरह के फॉर्मूले में जितनी भी ऑक्साइड्स आएंगे उन्हें एक ग्रुप में रख दो। तो कहने का मतलब ये है, जब उसने ऑक्सीजन के साथ 63 एलिमेंट्स को रिएक्ट कराया, या मोस्टली जितने भी रिएक्ट कर पाए 63 में से, तो उनकी कुछ ऑक्साइड्स आई, उनके कुछ फॉर्मूले बने, है ना। मतलब मानकर चलो 8-10 फॉर्मूले एक जैसे बन गए। मतलब ये जो R2O R3 दिए मैंने, ये 4-5 तरह से इस टाइप के बन पाए, और 4-5 तरह की जो टाइप्स है ना, ये सभी में फिट हो गए। मतलब जितने भी एलिमेंट्स रिएक्ट करे वो इन्हीं में फिट हो गए। तो इनके लिए उसने क्या कह दिया कि भैया ये एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इस तरह से जितने भी आएंगे वो एक ग्रुप में, एक ग्रुप में, एक ग्रुप में। तो इस तरह से ऑक्साइड से उसने फॉर्मूले बनाए और टेबल बनाई है अपनी। अभी इसीलिए सिमिलरली मैं हाइड्राइड से भी रिएक्ट करा के बता देता हूं भाई। कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक फॉर्मूला ये भी बनाया उसने कि भाई RO2। अब इस फॉर्मूले में, यानी इसके जैसी जो भी ऑक्साइड्स बनाएंगे वो इस फॉर्मूले में आएंगे, इसी के ग्रुप में आएंगे, जैसे सिलिकॉन करता है। तो ये इस फॉर्मूले में से मैच खा रहा, ये भी इससे मैच खा रहा, यानी इन दोनों में सिमिलरिटीज है। आई होप इतना समझ तो आ ही गया होगा। बस इतना समझ लो समरी के लिए, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के बाद एलिमेंट ने जो ऑक्साइड दी, अब उस जैसी ऑक्साइड कितने एलिमेंट दे रहे हैं, यानी RO2 वाली ऑक्साइड्स कितने एलिमेंट दे रहे हैं, वो सब सिमिलर है प्रॉपर्टीज में, उन सबको एक ग्रुप में रख दो। जो इससे डिफर दे रहे हैं उन्हें अलग ग्रुप में रख दो। सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पर ही नहीं, इसने हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कराया। मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। और बैलेंसिंग पे थोड़ा सा फोकस, बैलेंसिंग कैसे होती है सुन लो। यहां पर 2 एटम इस एलिमेंट के आ रहे हैं, एक इसका आ रहा, तो भैया क्या करो, सुन लो मेरी बात। देखो 2 यहां पर है, यहां पर इसका कितना है? 1 है। तो इसे या तो हाफ 1 कर दो, 1/2 कर दो, लेकिन थोड़ा मुश्किल बैठ जाता है। मैं और तरीका बताता हूं दूसरा। देखो क्या करना है यहां पर 1 है, इसे 2 कर दो, ठीक है। अभी भी बैलेंस नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ये तो 2 है। एक काम करो, इसे 2 कर दो, यानी इसे कर दो आप 4। अब हो गई बैलेंस। 2 ऑक्सीजन, 4 लिथियम, 4 लिथियम। यहां कोई गड़बड़ी नहीं करनी होती, अंदर बाहर बाहर मैंने सिखाया है। जो मैंने बैलेंसिंग वाले लेक्चर है उसमें सिखाया ही है, ठीक है। तो मैं इसे रब करके हाइड्राइड्स बता देता हूं, नोट करिए इसे। अभी चलते जाइए, देखिए इस तरह से उसने सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी भाई, हर एक एलिमेंट की। 63 कार्ड बनाए थे, यानी 63 कार्ड्स बनाए थे, उन पर हर एक पे प्रॉपर्टी लिखी। फिर देखा भैया कौन कौन सी ऑक्साइड सिमिलर आ रही है। जो सिमिलर आ रही थी उनके फॉर्मूले बना दिए उसने कुछ, और उन फॉर्मूलेस में फिट कर दिया। हाइड्राइड्स, लिथियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है? लिथियम हाइड्राइड। सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। फिर से वही चीज कि भैया सिमिलरिटी है, एलिमेंट को क्या मान लो RH, ये जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। इस जैसी हाइड्राइड बनाने वाले सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में आएंगे, ठीक। कार्बन हाइड्रोजन क्या बनाने लग रहा था, क्या बना दिया मैंने, ये CH4। सिमिलरली सिलिकॉन हाइड्रोजन, तो ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया RH4। अब इस फॉर्मूले में फिट होने वाले सारे एलिमेंट्स की हाइड्राइड्स सिमिलर होंगी, तो क्या होगा? कार्बन और सिलिकॉन में भी सिमिलरिटी होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाई गई, इन्हीं के बेसिस पर बनाए गए। अब मैं बता देता हूं, देखिए कितने मोस्टली मतलब जो आपको देखने के लिए मिलता है वहां पर। सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए। जनरल फॉर्मूले क्या क्या आने लग रहे थे, जैसे आगे आपका मानकर चलो RH2, ठीक है ना। RH, यार इसे गंदा लग रहा होगा आपको। RH3, RH4। तो R क्या है यहां पर भैया? ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट है। रिएक्ट करने के बाद में इस तरह की हाइड्राइड बना रहा RH वाली। तो इस तरह की हाइड्राइड बनाने वाले सारे एलिमेंट एक ही जैसे, एक ही जैसे, एक ही जैसे, एक ही जैसे, तब जाकर के मानकर चलिए इस तरह की हाइड्राइड 5 एलिमेंट्स बना रहे हैं। कितने एलिमेंट्स बना रहे? 5 एलिमेंट्स। तो पांचों के पांचों एलिमेंट्स में केमिकल सिमिलरिटी है, तो वो एक ही ग्रुप में रख दो भैया, सिमिलर है, ठीक है। इस तरह की 7 बना रहे, तो 7 के साथ एक में रख दो। इस तरह से उसने टेबल बनाई, ग्रुपिंग करी थी। अब देखिए कुछ ऑक्साइड्स के बता देते हैं, जैसे RO2, R2O, R2O3,
है ना। तो इस तरह के बनाने वाले मान लो 4 एलिमेंट्स है, इस तरह की बनाने वाले मान लो 8 है, इस तरह की बनाने वाले मान लो 5 है। तो ये सारे के सारे एक एक जगह रख दो, क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है भैया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो ऑक्साइड दे रहे हैं उनका फॉर्मूला एक ही जैसा है, एक जगह रख दो। आई होप यार समझ आया होगा अभी थोड़ा तो, है ना। जब मैं एक्चुअल टेबल इसकी बनाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने बेसिस में क्या बात बताई थी आपको, 2 बातें बताई थी, एक तो एटॉमिक मास, एक सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज आई जब जाकर के उसने ग्रुपिंग करी एलिमेंट्स की एक एक जगह, है ना। 63 में से जितने भी एलिमेंट्स इसके तरह ऑक्साइड बना रहे उनका एक ग्रुप बना दिया, इसकी तरह हाइड्राइड बना रहे उनका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले का जो वहां पे खिचड़ी पकी रहती है ना, वो ये बेसिस है। इस तरह से समझ में आया? ठीक, नहीं आया तो थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं मैं, हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स लेकर के, ठीक है ना। इसकी जो एक्चुअल टेबल है वो भी हम देखेंगे कि एक्चुअल क्लासिफिकेशन कैसा है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हाइपोथेटिकल बता देता हूं, जिससे आपको बेसिस जो आपने माना है एटॉमिक मास, सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, वो समझ आ जाए, और उससे जो लॉ डिराइव होता है वो समझा देता हूं कि लॉ क्या बनाया था इसने। फिर उसकी जो एक्चुअल टेबल है वो हम देखेंगे, उसमें एडवांटेजेस और डिमेरिट्स देख करके खल्लास, ठीक है। नोट करिए, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है भैया। चलिए अब देखो, एक्चुअल टेबल से पहले मैं एक हाइपोथेटिकल सीरीज मान रहा हूं एलिमेंट्स की, है ना। उन्हें मैं इसकी टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करके बताता हूं। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब मनगढ़ंत, ठीक है। देखो ये हाइपोथेटिकल मैं लिख रहा हूं भाई, कभी कोई फिर मुझे कह दे कि गलत बता दिया। हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूं, मानकर चलिए एलिमेंट्स है कुछ ए बी सी डी ई एफ, और मैं सभी के क्लासिफिकेशन में इसी तरह से एग्जांपल देता हूं। आई होप समझ आता हो आपको। जी एच आई जे छोड़ दो, के एल एम एन छोड़ दो, ओ पी क्यू आर। मानकर चलो कि ये उसने कर दिया था एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। एक्चुअल टेबल भी बताई जाएगी आपको, है ना, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से उसने सिमिलरिटी बताई और किस तरह से उसने लॉ दिया, ठीक है ना, ये तो उसके लिए है। भैया हाइड्राइड्स भी थी ना, है ना, हाइड्राइड्स भी थी, सिर्फ समझाने के लिए है। देखो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले दिए थे, मानकर चलो ये R2O वाला है, यानी RH वाला है ना, ये हाइड्राइड है, ये ऑक्साइड के लिए है ऊपर, ये हाइड्राइड के लिए है नीचे, ठीक है ना। RO है ना, RH2, ये देख लो। मतलब इसी तरह से जितने भी फॉर्मूले आने हैं वो दे रखा है, बस और कुछ नहीं है, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, ठीक है ना। अब मैं इसमें ज्यादा बताने लगूँ तो यार वो भी सीखनी है। R2O3 है ना, RH3, ठीक, RO2, ठीक, RH4। तो इसी तरह से उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स लिख रखी है अपनी एक्चुअल टेबल में। अब बता, इस तरह से एलिमेंट्स इस ग्रुप में आने वाले यही क्यों रख दिए मैंने, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस ए ऑक्सीजन की रिएक्शन कराऊं ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ में, तो पता ये ऑक्साइड कैसी देगा, कैसी ऑक्साइड देगा, ये देगा हमें A2O। इसलिए मैंने यहां ऊपर ये जनरल फॉर्मूले लगे हुए दिखते हैं आपको। और हाइड्राइड कैसे देगा, हाइड्राइड देगा AH इस तरह से, और ये सभी ऐसे ही देंगे भाई, G भी इस तरह से देगा, G2O GH, इस तरह से ये एक ही जगह आने लग रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से उसने अरेंज कर लिया केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ठीक है ना, कि ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स से रिएक्शन करके इस तरह से अरेंज कर ली, टेबल बना ली, ठीक, किसने, मेंडलीव ने। अब देखिए उस टेबल में उसने और क्या ऑब्जर्व करा। जब उसने देखा ना कि भैया, क्योंकि उसने तो कार्ड बनाए थे ना, कार्ड पे लिखा था, तो उसने एटॉमिक मास भी लिखे थे, है ना, एटॉमिक मास, जैसे कि इसका 5, इसका 7, इसका 9, इसका 10, इसका 13, इसका 15, ठीक, इसका 17, इसका 18, इसका 20, है ना। और यहां पर खाली बॉक्स छोड़ दिया था, बताता हूं अभी, इसका 25, इसका 27, इसका 28, इसका 29, 39 लिख दिया,
इसका 31। तो इस तरह से एटॉमिक मासेस, ठीक है। जब उसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बेसिस पर केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए अरेंज कर दिया था ना टेबल को, तो फिर उसने देखा यार, एटॉमिक मास को देखा उसने कि भाई ये तो एटॉमिक मास जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने आप ही अरेंज हो गए। कैसे? देखो 5 7 9 10 11 13 15 इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में खुद ही अरेंज हो गए थे एलिमेंट्स। ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में भी बताऊंगा आपको। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज हो गए। अरे यार, तो फिर उसे ध्यान आया कि भाई ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज हो गए। दूसरी बात क्या निकल करके आ रही है कि भाई जैसे 15 के बाद 17वां मास आ रहा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, तो उसका कोई अलग हाइड्राइड के लिए ग्रुप अलग से नहीं बना, मतलब इन्हीं फॉर्मूले में से नीचे वाले में फिट हो गया, इसमें कोई अलग से नहीं बना। मतलब 15 के बाद ऐसा नहीं हुआ कि कोई R5O9 आ गया, कोई दूसरी ऑक्साइड बना ली उस एलिमेंट में, ना ना ना, ये इसी तरह की ऑक्साइड थी और यहीं को फिट हो गया। तो एक तरह से एक पीरियड तक मास इंक्रीज होने के बाद जो मास इंक्रीज हो रहा है वो वापस से उसी ऑक्साइड या उसी हाइड्राइड के फॉर्मूले में फिट हो गया, उसी के जैसी प्रॉपर्टी दे रहा। एक इंटरवल तक मास बढ़ा, मास तो बढ़ ही रहा है, लेकिन एक इंटरवल तक इन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी शो करी, उसके बाद जो मास आ रहा है वो वही प्रॉपर्टी दे रहा जो ऊपर वाला। फिर यहां पर एक इंटरवल तक मास बढ़ा, फिर जो अगला मास बढ़कर आ रहा है वो ऐसी प्रॉपर्टी दे रहा जो ऊपर वाला। मतलब पीरियोडिसिटी भी दिख गई इसे, एटॉमिक मास का इंक्रीमेंट भी दिख गया, पीरियोडिसिटी भी दिख गई। तो इसने जो बेसिस माना था, मैंने क्या बताया, एटॉमिक मास एंड सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी। अब वहां से लोड ड्राइव करा। क्या लोड ड्राइव करा? देखिए, मास इंक्रीजिंग, एक पीरियड के बाद मास क्या हो गया, अपने आप को रिपीट कर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है एक इंटरवल के बाद, ठीक है। तो इसने लो दिया था केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। क्या लो दिया था इसने? देखिए, एटॉमिक मास और सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज को बेसिस मानते हुए, क्यों बेसिस माना, मैंने सारी की सारी आपको राम कथा बता चुका हूं जो भी थी भाई, आई होप समझ आया होगा। उसके बाद इसने लो दिया। क्या लो दिया? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखो, पीरियोडिक फंक्शन है नहीं है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास बढ़ा, आगे वाला एटॉमिक मास वापस से उसी जैसे सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिट हो रहा है। यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये इसका लॉ था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इतना ये हाइपोथेटिकल मैंने दिया था, जो इसकी एक्चुअल टेबल है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब बता करके वहां पर आपको उसके एडवांटेजेस, वहां पर उसके आपको डीमेरिट्स बताऊंगा, ठीक है। और वहां पे भी आपको ये सब चीजें दिखाऊंगा जो यहाँ पर दिखने लग रही है। आई होप ये सब समझाना बहुत जरूरी था, नहीं तो आपको इसकी टेबल समझ में नहीं आती। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।